नमस्कार साथियों, मैं हिम्मत सिंह द फ्यूचर प्लस जोधपुर ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बीएसटीसी की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे कि सर 7 यूनिट थी हमारे, साथ साथ हम व्याख्या भी देख रहे थे प्रश्नों के साथ में कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। पुराने क्वेश्चन भी हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि सर एग्जाम में क्वेश्चन करने कैसे है। क्योंकि आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ, थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, थ्योरी दुनिया पढ़ कर आएगी, पर सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको यह पता चलना चाहिए कि सर पर्सन कैसे अटेंड करना है, ठीक ना। तो आज हमारा अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो सुनो। कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा। सबसे पहली बात कि सर हमारे एक यूनिट दे रखी है, क्योंकि मैंने कहा था मैं आपको साथ में थ्योरी भी करवाऊंगा कि सर हमारे एक यूनिट दे रखी है नेतृत्व, यूनिट दे रखी है नेतृत्व। नेतृत्व कि सर होता क्या है नेतृत्व। तो मैंने कहा नेतृत्व का मतलब होता है प्रभावित करना, नेतृत्व का मतलब होता है प्रभावित करना। अब बात आती है सर क्या नेतृत्व सिर्फ ये समाज के अंदर जो ये राजनेता वगैरह होते हैं ना, क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर एमएलए, एमपी, सरपंच क्या यही नेतृत्व करते हैं क्या? नहीं, वो सभी नेतृत्व कहलाएंगे जिसके अनुयायी होंगे, जिसके फॉलोवर होंगे, जो इसकी बातों से प्रभावित होंगे, ठीक है, वो सभी नेतृत्व में आएंगे। तो अब इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि सर एक शिक्षक जो होता ना वो भी नेतृत्व करता है क्या? मैंने कहा शिक्षक भी नेतृत्व करता है। अगर आप बात करते हो कि सर एक शिक्षक की बात करते हैं कि सर एक शिक्षक है, कि सर ये शिक्षक है, तो एक शिक्षक को छात्र करते हैं फॉलो। एक शिक्षक के जो अनुयायी होते हैं ना वो उसके होते हैं छात्र, जो इसको फॉलोवर होते हैं छात्र। तो शिक्षक जो है, शिक्षक की बातों से, शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो शिक्षक की बातों से छात्र कितने प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व का मतलब होता है प्रभावित होना। अगर आप मेरी बातों से प्रभावित हो तो इसका मतलब मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं, और जिस व्यक्ति की बातों से प्रभावित होंगे वो नेतृत्व करेगा और वो उसका कहलाएगा नेता। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर प्रेजेंट टाइम में शिक्षक जो हूं, मैं जो हूं, मैं हूं आपका नेता, मैं आपका हूं नेता, और आप मेरी बातों से हो रहे प्रभावित, आप मेरी बातों से हो रहे प्रभावित। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग से एक गलतफहमी तो हटा देना कि नेता का मतलब सिर्फ एमएलए, एमपी, सरपंच नहीं है। नेता का मतलब यहां पर वो सब नेता हैं जिनकी बातों से लोग प्रभावित होते हैं। तो शिक्षक की बातों से क्लास के अंदर बच्चे प्रभावित होते हैं, इसका मतलब शिक्षक भी एक नेता है और शिक्षक के बच्चे फॉलोवर्स है। इसका मतलब शिक्षक नेतृत्व करता है और शिक्षक की बच्चों से बातें प्रभावित होते हैं। अब आ रहा है अपने क्वेश्चन कि सर क्वेश्चन क्या था, कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा। रिजल्ट पूछ रहा है भाई, अगर कोई नेतृत्व कमजोर है तो रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। पहला ऑप्शन संगठन का टूटना, संगठन में नई शक्ति, विद्रोह, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात आ रही सर हमारे ऊपर ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें शिक्षक बनना है, हमारा व्यवसाय शिक्षक है, हमें शिक्षक बनना है, ठीक है। हम नेता, राजनेता वगैरह पे नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर जा रहे हैं। मैं एक शिक्षक हूं, मैं नेतृत्व कर रहा हूं आपका, मैं आपका नेता हूं, आप मेरे अनुयायी हो, आप मेरी बातों से प्रभावित हो रहे हो अभी तक। अगर मैं कमजोर नेतृत्व कर रहा हूं तो मेरे धीरे धीरे जो फॉलोवर्स है, जो अनुयायी है, जो छात्र मेरी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, जो मेरे पढ़ाने शिक्षण को पसंद कर रहे हैं, वो छात्र धीरे धीरे आप कहोगे सर उनकी संख्या कम हो जाएगी, अर्थात मेरे जो अनुयायी है उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो जब मेरे अनुयायी की संख्या कम हो जाएगी और बच्चे मेरी बातों से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि मेरा नेतृत्व कैसा हो रहा है, कमजोर, मैं अच्छी तरह से आपको प्रभावित नहीं कर पा रहा हूं, तो धीरे धीरे मेरा संगठन कम होगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात मेरे जो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि सर संगठन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। संगठन टूटने का मतलब कि सर आपके जो फॉलोवर्स, जो आपके छात्र है, क्योंकि आप हमारे लिए नेतृत्व कर रहे हो तो आप हमारे लिए नेता हो, ठीक है, तो आपके जो भी अनुयायी है, जो आपको फॉलो कर रहे छात्र, उनकी संख्या कम हो जाएगी और उनका संगठन टूट जाएगा। इसलिए एक शिक्षक को कभी भी कमजोर नेतृत्व करना नहीं चाहिए। शिक्षक को इस प्रकार से नेतृत्व करना चाहिए कि बच्चे उनकी बातों से अच्छी तरह से प्रभावित हो सके। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, अध्यापन के प्रति, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना, अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का क्या तात्पर्य है। कि सर अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का क्या तात्पर्य है। उपागम, पहली बात है सर उपागम क्या होता है, तो थोड़ा सा उपागम के ऊपर भी चर्चा करना चाहो तो सुन लो क्या होता है उपागम। देखो उपागम का मतलब ये होता है कि जो भी शिक्षण कराते हैं ना, कैसा टीचर शिक्षण कराता है, तो टीचर शिक्षण कराते समय किन किन विधियों का,
किन किन सामग्री का प्रयोग करता है, वो सब कहलाते हैं उपागम। कैसे टीचर जब शिक्षण करवाता है तो शिक्षण करवाते समय टीचर किन किन सामग्रियों का प्रयोग करेगा, वो सब कहलाएंगे उपागम, वो सब कहलाएंगे उपागम। जिस समय आप ट्रेनिंग करोगे ना तब आपके आएंगे उपागम, या फिर आप रीट या सेकंड ग्रेड का पेपर दोगे ना तब आपके आएंगे शैक्षिक उपागम। उसमें आपको फिर बिलूम पढ़ना पड़ेगा, मोरिसन पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको उसमें पढ़ के जानी पड़ेगी। तो बात आती है सर कुछ भी नहीं, नॉर्मल उपागम होता क्या है, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, मैंने कहा ना शब्दों का खेल है। कि सर टीचर पढ़ाते समय किन सामग्री का, किन तकनीकी का प्रयोग कर रहा है, वो एक प्रकार का उपागम है, वो एक प्रकार का उपागम है। अब बात आती क्वेश्चन क्या है कि सर अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का क्या तात्पर्य है। गत्यात्मक बोले तो कंटिन्यू, कि सर कंटिन्यू अध्यापक सामग्री का और तरीके का तकनीक का प्रयोग करता रहे, और गत्यात्मक मतलब कंटिन्यू। तो अध्यापक जब पढ़ा रहा है, अध्यापन करवा रहा है, तो कंटिन्यू तकनीकी का प्रयोग कर रहा है, सामग्री का प्रयोग कर रहा है, तो उसका क्या तात्पर्य है। पहली बात कि सर अगर अध्यापक, क्योंकि उपागम सामग्री, अध्यापक अच्छी टेक्निक का प्रयोग कर रहा है, अच्छी सामग्री का प्रयोग करके आपको पढ़ा रहा है, तो अध्यापन सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए। आपको से थोड़ा सा ठीक है। अगला, अध्यापक को ऊर्जावान तथा गतिशील होना चाहिए, यह भी ठीक लग रहा है अभी तक, ऑप्शन ये भी सही दिख रहा है। अगला, अध्यापन के प्रकरण स्थैतिक नहीं गतिशील होने चाहिए, ये कह रहा है स्थैतिक नहीं गतिशील, तो सिर्फ ये बात कर रहा है सिर्फ ओनली फॉर गतिशील की, ठीक है, इसको डिलीट करो, सिर्फ गतिशील एक ही बात करा अभी तक ये। अगला जाओ, विद्यार्थियों की बात ही मतलब यहां पर, क्योंकि बात आ रही है अध्यापन की, तो अध्यापन कौन कराता है, विद्यार्थी कराते हैं, शिक्षक कराते हैं, शिक्षक कराते हैं, ठीक है। तो प्रश्नों को डिलीट करना सीख लो, बस ऑटोमेटिक उत्तर आ जाएंगे तुम्हारे। क्या सर शिक्षक। अब बात आ रही है सर अगर शिक्षक टेक्निक से पढ़ाएगा, अगर शिक्षक टेक्निक से तरीके से पढ़ाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो शिक्षक पूर्ण रूप से ऊर्जावान होगा और पूर्ण रूप से कैसा होगा, गतिशील, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, गत्यात्मक, और गत्यात्मक का मतलब होता है कंटिन्यूटी, गतिशील। तो टीचर टेक्निक से पढ़ा रहा है तो आप कहोगे सर वो टीचर होगा ऊर्जावान होगा, और टीचर कैसा होगा, गतिशील होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना उत्तर होगा पहला, ठीक है। जस्ट अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन, आराम से उत्तर बताना सोच समझ के, और 1% आएगा, ऐसा कैसा आएगा, क्योंकि टॉपिक दे रखा है सतत व व्यापक मूल्यांकन, ऐसा कैसा क्वेश्चन छपेगा तुम्हारे। विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन, बात आ रही सर विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है। पहली बात, पाठ्यक्रम के अंत में। अब मुझे एक बात अच्छी तरह से बताना, आप कहोगे सर हमने पढ़ा था CCE, मैंने कहा था मैं साथ में थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, CCE जिसको हम कहते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन। क्या सर सतत व व्यापक मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन आपको परीक्षा में पूछ भी सकता है। सीसी की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी, तो सर्वप्रथम की थी सीबीएसई बोर्ड ने, और सीबीएसई बोर्ड ने कौन से सन में की थी, 2009 के अंदर। हमारे भारत में पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो भारत के अंदर सीसी को पूर्ण रूप से लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। अब बात आ रही सर है क्या, तो सतत, सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार, और व्यापक, व्यापक का मतलब होता है कि आप सिर्फ बच्चे को शिक्षा से मत जोड़ो, ओनली फॉर शैक्षिक ज्ञान मत दो। ये कह रहा है व्यापक का मतलब एक तो शैक्षिक, और शैक्षिक के साथ साथ बच्चे को दूसरा कौन सा, सशैक्षिक, अर्थात किताबी ज्ञान के अलावा बच्चे को अदर एक्टिविटी से, बाहरी जीवन से भी जोड़ना, ये उद्देश्य है। सीसी का उद्देश्य क्या है, तो बच्चे को एक तो शैक्षिक शिक्षा दो आप बच्चे को, एजुकेशन के अलावा, सिर्फ एजुकेशन किताबी ज्ञान तक सीमित मत रखो बच्चों को, आप किताबी ज्ञान के अलावा बच्चे को बाहरी जीवन से भी जोड़ो, आप अदर एक्टिविटी है बच्चों से, उससे भी जोड़ो आप। तो आपको कैसे, ठीक है ये तो सीसी हमें पता चल गया। अब भाई साहब सीसी के अंदर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, तो याद करो कि सर सीसी के अंदर हमने पढ़े थे कि सर एक तो होते हैं फॉर्मेटिव रचनात्मक, कि सर एक तो होते हैं रचनात्मक मूल्यांकन और एक होते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, श्योर ए पर्सन आएगा, पहले ही कह रहा हूं क्योंकि यूनिट दे रखी है सीसीई और तुम गलत करके आओगे, इसलिए अच्छी तरह समझ के जाना क्या रहा मैंने। क्या सर एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन के सर कब होता है, तो मैंने कहा रचनात्मक मूल्यांकन होता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। अगर कक्षा के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते टेस्ट ले रहा है, तो इसका मतलब शिक्षण प्रक्रिया तो चल रही है। क्या सत्र का अंत हो गया, क्या नहीं हुआ, शिक्षण प्रक्रिया चल रही है। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अगर टीचर बच्चों का टेस्ट
टेस्ट वगैरह ले रहा है और बच्चे के कम नंबर आ रहा है, तो उसका मतलब उसका निदान कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है। कम नंबर आ रहे उसका उपचार कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो आपको सर रचनात्मक में तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलेगा, ठीक है। और हमने ये भी पढ़े थे रचनात्मक के अंदर FA1, FA2, FA3 और FA4। फिर बात आती सर योगात्मक, सर ये कब होता है? तो मैंने कहा भाई योगात्मक मूल्यांकन होता है सत्र के अंत में, सत्र के अंत में। बात आती सर क्या इसके अंदर भी निदान और उपचार संभव है क्या? तो मुझे आप ये बताओ, अभी आप पढ़ रहे हो, तो अभी आप पढ़ रहे हो तो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, तो अभी अगर आपके कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो मैं उसका निदान और उपचार कर सकता हूं, क्योंकि अभी मैं आपका टेस्ट ले सकता हूं तो रचनात्मक है। लेकिन जिस समय BSTC का एग्जाम देने जाओगे और वहां पर पेपर देकर आ जाओगे और अगर पेपर के अंदर आपके कम नंबर आ रहे, फिर उसका कोई निदान संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि वो मूल्यांकन कौन सा है? रचनात्मक है, योगात्मक है? योगात्मक मूल्यांकन है। तो आपको सर ठीक है, ये तो पता चल गया, ठीक है। ये पूरी सीसी हो गई क्लियर अपने, ठीक है ना। ये क्या होगी सर? सीसी ये पूरी होगी, ठीक है। हाँ भाई अब सुनो, सही मूल्यांकन कौन सी पद्धति से किससे किया जाता है? हाँ भाई पहली बात, पाठ्यक्रम के अंत में। ये कह रहे सिर्फ अंत में मूल्यांकन करो, क्या सही बात है क्या? अगला, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन करो, इसका मतलब सिर्फ वर्ष में 2 बार ही मूल्यांकन करो बस। इसका मतलब वर्ष में 2 बार मूल्यांकन कर दो, बाद में मूल्यांकन नहीं मत करो। जबकि हमें पता है मूल्यांकन कितनी बार होते थे? FA1, FA2, FA3, FA4, SA1, SA2। तो क्या 2 बार हो रहे क्या मूल्यांकन? नहीं। इसका मतलब ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। अब ये कह रहा है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन कहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? लगातार मूल्यांकन। अर्थात जब बच्चा एडमिशन ले रहा है तो एडमिशन लेते ही बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया चलेगी। शिक्षण प्रक्रिया से शुरू होकर जब तक सत्र का अंत नहीं हो जाता तब तक लगातार मूल्यांकन होने चाहिए, जिसके अंदर आप बोलते हो कि सर पहले तो हम करते हैं FA1 करेंगे, फिर हम FA2 करेंगे, उसके बाद हम SA1 करेंगे, उसके बाद हम FA3 करेंगे, उसके बाद FA4 करेंगे और उसके बाद हम SA2 करेंगे। तो ये लगातार, तो लगातार का मतलब सतत। इसका मतलब उत्तर क्या बताओगे? सतत मूल्यांकन, ठीक है। वर्ष भर बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपको कोई कह देवे कि सिर्फ वर्ष के बीच में होना चाहिए, क्या सही बात है क्या? नहीं। अगर कोई कह रहा है मूल्यांकन सिर्फ वर्ष के अंत में होना चाहिए, क्या सही बात है क्या? नहीं। आपको कैसे लगातार होना चाहिए, प्रक्रिया के दौरान भी होना चाहिए। जब अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्ययन करवा रहा है, तब भी मूल्यांकन होना चाहिए, और जब सत्र का अंत हो रहा है तब भी मूल्यांकन होना चाहिए। तो सतत का मतलब ही होता क्या है? लगातार। बीच बीच में टेस्ट वगैरह होते नहीं होते? तुम्हारे स्कूलों के अंदर होते। फिर बाद में वार्षिक परीक्षा एनुअल, वो भी होते नहीं होते? वो भी होते। तो आपको कैसे सतत, इसका मतलब उत्तर किसके ऊपर लगाओगे आप? सतत मूल्यांकन। चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है? थोड़ा सा ये भी देख लो भाई, निर्माणात्मक। निर्माणात्मक का नाम है रचनात्मक। निर्माणात्मक का नाम क्या है? रचनात्मक। इसलिए मैंने कहा था इंग्लिश में पढ़ के जाना। सतत व्यापक इसी के अंदर 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, इंग्लिश में पढ़ के जाना। एक तो होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। फॉर्मेटिव तो कितने होते हैं? 4। समेटिव कितने होते हैं? 2। और फॉर्मेटिव को क्या कहते हैं? रचनात्मक, जिसका दूसरा नाम क्या है? निर्माणात्मक। समेटिव का मतलब योगात्मक, और समेटिव का दूसरा नाम क्या है? समेकित। क्या नाम है दूसरा? समेकित। तो समेटिव को आप कहोगे योगात्मक और समेकित। तो आप इंग्लिश में पढ़ के चले जाओ, फॉर्मेटिव, समेटिव। फॉर्मेटिव बीच में, समेटिव लास्ट में, और लगातार चलेंगे। इसका मतलब आपको सर उत्तर लगाओ सतत मूल्यांकन। कोई डाउट? क्लियर सीसी एकदम? ये पूरा सीसी क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें पर्सन आएंगे 4 से 5, ठीक है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, है ना। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा करते तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? क्योंकि आपको पता है सर, हम जब शिक्षक बनेंगे तो क्या आपकी कक्षा के अंदर सभी बच्चे एक प्रकार के होंगे, अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। हमें पता है सर, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। क्या सर? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे बैठेंगे, प्रभावशाली बैठेंगे, सृजनात्मक बैठेंगे, बाल अपराध बालक बैठेंगे, विशिष्ट बालक बैठेंगे। तो आपको कैसे प्रत्येक प्रकार के मंदबुद्धि बालक बैठेंगे, प्रत्येक प्रकार के अलग अलग बालक बैठेंगे। तो कुछ बालक बाल अपराधी बालक भी होते हैं। जो कक्षा के अंदर बाल अपराधी बालक का मतलब क्या होता है ये भी सुन लो, ठीक है। बाल अपराध बालक का मतलब सिर्फ मर्डर वगैरह ये करना नहीं होता है। बाल अपराधी बालक को ना आपके साइकोलॉजी के अंदर है ना, उन बालकों को भी बाल अपराधी में गिना जाता है जो बालक है ना कक्षा के अंदर कक्षा की सामग्री को नुकसान पहुंचाना, कक्षा में हमेशा लेट आना, कक्षा के जो भी पंखे वगैरह इनको पंखे वगैरह को चलते हुए पंखे को बंद कर देना,
टीचर बीच में पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते बीच में पीछे से आवाज निकालना, छोटे छोटे बच्चों को तंग करना, ठीक है, किसी की कॉपी फाड़ देना, किसी का नोट्सबुक घर लेकर चले जाना चोरी करके, ये जितने भी बच्चे, ये सब कौन से बाल अपराध, कौन से बाल अपराध। तो मुझे बताओ, ये सब जानबूझकर कक्षा के अनुशासन को भंग कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे। तो आप अध्यापक को, तो बहुत बात आती है सर, आप अध्यापक को आपका क्या रोल होगा, आप क्या करोगे अगर ऐसे बच्चा आपकी क्लास में आ जावे, तो आप करोगे क्या? पहली बात, उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, विद्यार्थियों को पृथक रखना, अपनी सत्ता के साथ उनके समूह का सुधार करना, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार। देखो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, विद्यार्थियों को निकालना, ये बात तो दिमाग से निकाल ही दो अब आप, ठीक है। पहले होता था कि विद्यार्थी को प्रिंसिपल बुला के कहता था टीसी दीदी का ध्यान रखना। अरे अब तो गवर्नमेंट साक्षरता अभियान चला रही है कि शिक्षा को बढ़ावा दो, ठीक है, शिक्षा के स्तर को उठाओ, आए दिन अभियान चल रहे। तो आपको सिर्फ विद्यार्थी को निकालना ये इलाज नहीं है। अगर उस विद्यार्थी को उस स्कूल से निकाल दोगे, वो दूसरे विद्यालय चला जाएगा। हालांकि हम निकालोगे नहीं, पर निकाल दोगे बाई चांस, दूसरे विद्यालय चला जाएगा, तो बताओ कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा क्या? व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा क्या? नहीं। तो आप टीचर हो, निकालना उपचार नहीं है, आपको उपचार करना है कि बच्चे का कैसे उपचार करे ताकि बच्चा अनुशासन में रहे। तो आपको सर ये तो हटाओ, ये तो ऑप्शन सही होगा नहीं। दूसरा, विद्यार्थियों को पृथक रखना। अब उस एक बच्चे के लिए अलग से क्लास लगाओगे? अरे पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आपको सर ये भी हटाओ, एक बच्चे के लिए अलग से थोड़ी क्लास चलेंगे हम। तीसरा, अपनी सत्ता के साथ उसे समूह का सुधार करना, अपनी सत्ता के साथ उसे समूह का सुधार करना, अपनी उसका जो भी ग्रुप है उसका सुधार करना। थोड़ा सा रुक जाओ इसके ऊपर, फिर अगले चलते हैं। उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर, वेरी गुड। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो एक टीचर को उस बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर, और फिर उसके व्यवहार में क्या लाओगे आप? सुधार। तो आप कहोगे सर ये उत्तर सही लग रहा है भाई। टीचर का रोल होता है कि उस बच्चे का आत्म परीक्षण, बच्चे को आराम से बिठा कर उसको कहेंगे बेटा बैठ के सोच, उसको समझेंगे अच्छी तरह से, देख बेटा ऐसी हरकतें नहीं करते, ठीक है। बाकी वाले बच्चे भी तो आते हैं ना क्लास के अंदर, है तेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा, क्या मतलब, बाद में क्या काम करेगा तू, है आज के समय में एजुकेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जिस प्रकार से करना मोटिवेशन करोगे, बच्चा बैठ बैठ आत्म परीक्षण करेगा, खुद में बैठ बैठ बच्चा सोचेगा क्या टीचर कहेंगे बात सही तो कह रहा है। तो टीचर जब बात सही कह रहा है, बच्चा सोच रहा है, तो टीचर बच्चे के व्यवहार में क्या लाएगा? सुधार। तो आपको सर ऑप्शन हो जाएगा ये सही, चौथा सही, क्योंकि चौथे को वरीयता ज्यादा दी जा रही है, ठीक है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, कभी भी ध्यान रखना ऐसे पर्सन आएंगे तुम गलती मत करना, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी कक्षा में शरारत कर रहा है, वहां पर आएंगे आप उनको कठोर दंड देंगे, उनके पिताजी को बुलाएंगे, विद्यालय से निकाल देंगे, तीनों ही उत्तर मत लगाना, ठीक है। प्रधानाचार्य के पास भेज देंगे, नहीं। आप ये उत्तर लगाना, बच्चे का आत्म परीक्षण करेंगे, बच्चे का निदान करेंगे, बच्चे की समस्या को जानेंगे, फिर बच्चे का उपचार करेंगे, बच्चे के व्यवहार में सुधार लाएंगे। ये उत्तर आवे ना तो ये उत्तर लगा कराना, आगे समझे, बाकी वाला उत्तर मत लगाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, हाँ भाई क्या अगला क्वेश्चन सर? अध्यापक के प्रश्न पूछने में धारावाही, पहली बात आती है धारावाही का मतलब क्या होता है? कैसा देखो धारावाही, धारावाही का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। कैसा धारावाही? धारावाही लगातार। कैसा धारावाही का मतलब? कंटिन्यू, लगातार, लगातार। हाँ भाई, अध्यापक के प्रश्न पूछने में लगातार माना जाता है यदि वह निम्नलिखित पूछ सकता है, ये ता हटा देना, निम्नलिखित में से पूछ सकता है। अब बात आ रही सर क्या उत्तर होगा? सब सोचो तुम आराम से, और मैं आपको बता रहा हूं विस्तार से क्या रामायण है, सुनो। पहला, क्या भाई एक अध्यापक है वो कंटिन्यू प्रश्न पूछते जा रहा है, एक अध्यापक है जो लगातार प्रश्न पूछते जा रहा है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा उत्तर सही मानने? पहला कह रहा है अर्थपूर्ण प्रश्न, तो मैंने आपको पहले ही कहा था अर्थपूर्ण प्रश्न, ये तो सही है अभी तक, क्योंकि आपने पढ़े थे आंसू-बेल, और आंसू-बेल के अंदर पढ़ा था हमेशा अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चे को कभी भी रटकर सीखने पर जोर नहीं देता है, बच्चे को कहता है कि हमेशा अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल लर्निंग, बच्चे को अर्थपूर्ण समझाओगे तो बच्चा कुछ न कुछ ग्रहण करेगा। तो आपको थोड़ा बहुत तो सही दिख रहा है अर्थपूर्ण प्रश्न, लेकिन ये कह रहा है टीचर लगातार प्रश्न पूछते ही जा रहा है, और प्रश्न भी ऐसे पूछ रहे जो मीनिंगफुल है, जिसका अर्थ आपको समझा रहा है, तो इसके बाद अच्छी बात है। तो भाई आपको अर्थ भी समझा रहा है प्रश्नों का साथ साथ, जैसा अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का ऑप्शन का अर्थ भी बता रहा हूं, तो आपको सर ये तो अच्छी बात है। लेकिन आगे और ऑप्शन सुनो, जितना ज्यादा संभव हो उतने प्रश्न। आपको सर ज्यादा प्रश्नों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, क्या ज्यादा प्रश्न पूछना कोई उचित ही होता है क्या?
नहीं, तो आपको सर ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकता वाला कभी भी ध्यान रखना, जिंदगी में सही मत बताना, ठीक है। अधिकता वाला जाना, क्या अधिक प्रश्न पूछोगे तो बताओ क्या बच्चे कक्षा के अंदर टिकेंगे ज्यादा? है टीचर का ये उद्देश्य है अधिक से अधिक भाई आज आपको 500 प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं। तो आपको सर तो क्या करे? तो देखो एक अच्छे अध्यापक की क्या आदत होती है, सुनो। एक अच्छे अध्यापक को आप अगर अध्यापक बन जाओ ना, तो पहली बात तो ये बताओ कि सर जब आप प्रश्न पूछोगे तो मुझे बताओ आपके पास कोई टाइम पीरियड कोई फिक्स होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, निश्चित समय होगा, आपका क्लास पीरियड होगा कि नहीं होगा? आप जिस भी कक्षा में पढ़ा रहे हो तो आपके कक्षा का एक फिक्स टाइम होगा, आपको सारा सा फिक्स टाइम होगा। तो फिक्स टाइम होगा और फिक्स टाइम के अंदर आप बच्चों से जो भी प्रश्न पूछो, चाहे 10 भी प्रश्न पूछ रहे हो या 15 प्रश्न पूछ रहे हो, वो प्रश्न ऐसे पूछोगे जो प्रश्न होना चाहिए अर्थपूर्ण। कैसे होना चाहिए? अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल। बच्चों को अर्थ समझाओगे एक एक प्रश्न का, इसका मतलब उत्तर कहां पर जा रहा है। देखो निश्चित समय, आप कहोगे सर वेरी गुड, समय फिक्स होना चाहिए, जैसा हमारी क्लास का समय फिक्स है या नहीं है, निश्चित समय, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का अपन कैसे पढ़ रहे? अर्थपूर्ण। तो उत्तर किसको बताओगे? चौथे को। कैसा? निश्चित समय में अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा सा इस प्रकार के प्रश्न का भी, ठीक है ना। तो अच्छे चारों ऑप्शन को पढ़ना, फिर आराम से टिक लगाना, आराम से करना। टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है ना, आराम से इसको करना अच्छी तरह से, क्योंकि मेरिट बनाएगा ये आपके। जीके वगैरह दुनिया पढ़ के आएगी, ठीक है। इन सब्जेक्ट, ये थोड़ा सब्जेक्ट ही ऐसा ही है, तो आपकी बुद्धि से करना है आपको इसको, ठीक है। साइकोलॉजी माना जाता है इसको एक प्रकार से, तो आप अपने हिसाब से दिमाग से थोड़ा देख लें इसको। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है? वेरी गुड। अब देखो एक बात ध्यान रखना, तुम गलती क्या करोगे वो भी सुनो। प्रश्न में एक बात ध्यान रखना, देखो तुम जब प्रश्न करते हो ना एग्जाम के अंदर, तो देखो एग्जाम में प्रश्न में देखो लैंग्वेज को पकड़ना। कहीं न कहीं तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा सर्वाधिक, क्या लिखा मिलेगा? सर्वाधिक। कहीं न कहीं तुम्हें मिलेगा लिखा हुआ मुख्य। एक तो मैं कहता हूं कि अध्यापक के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। एक तो मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, अध्यापक में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। फिर मैं कह दूं परिश्रम, साहस, धैर्यवान, ईमानदार, तो आप कहोगे सर तो सब होनी चाहिए, ये तो सब होनी चाहिए। और एक मैं कह दूं सर्वाधिक कौन सी होनी चाहिए, एक मैं कह दूं सर्वाधिक कौन सी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना उत्तर चेंज हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न पूछ देगा और तरीका, वो समझो आरपी से कैसे पूछती है। एक आपको पूछती है कि एक अध्यापक का कक्षा में पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, एक तो ये प्रश्न है। और एक पूछ रही है कि एक अध्यापक का कक्षा में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुझे बताओ दोनों प्रश्न चेंज है या नहीं है? है, ठीक है। अब यहां पर इसने जोर किस पर दिया है भाई साहब? कि निम्नलिखित विशेषताओं में से सर्वाधिक अनिवार्य कौन सी है? सर्वाधिक अनिवार्य है, सिर्फ सब विशेषता पूछ रहा ना, उसमें सर्वाधिक अनिवार्य कौन सी है, ठीक है। अब आ जाओ अपने ऑप्शन पर। हाँ भाई, उसमें धैर्य होना चाहिए। आप कहोगे सर होना चाहिए, भाई धैर्य तो होना चाहिए। अरे धैर्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन ये यहां पर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सर्वाधिक, ठीक है। दूसरा, वह वेशभूषा में होना चाहिए, ठीक है भाई। अध्यापक वेशभूषा में, तो सभी वेशभूषा में रहते हैं, तो आपको सर इतना इसमें भी कुछ दिख नहीं रहा है वेशभूषा, ये तो हटाई दो पहला। वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। चौथा, वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। क्या जरूरी है प्रत्येक अध्यापक विद्वान होता है? अरे जरूरी है क्या प्रत्येक अध्यापक विद्वान होता है? ठीक है, ये जो चौथा ऑप्शन है ना, ये आपके यहां से हटाना। चौथा ऑप्शन को मैं लिख रहा हूं, चौथा ऑप्शन क्या होना चाहिए समझना। वह अपने विषय में पूर्ण रूप से, मैं सर्वाधिक अच्छी विशेषता बता रहा हूं आपको, वह अपने विषय में पूर्ण रूप से निपुण होना चाहिए। वह अपने विषय में पूर्ण रूप से निपुण होना चाहिए। यह होती है एक अच्छे विषय, एक अच्छे टीचर की सर्वाधिक विशेषता। मुझे एक बात बताओ कि सर एक टीचर है, उसमें धैर्य तो है, सुनते जाना, धैर्य तो है, लेकिन विषय का ज्ञान नहीं है, तो क्या अध्यापक है क्या वो? अरे आप अध्यापक बन गए, आप में धैर्य है, साहस है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ हो, प्रतिबद्ध हो, परिश्रमी हो, लेकिन विषय का नॉलेज रत्ती भर के ही नहीं है, तो क्या अध्यापक हो क्या आप? नहीं हो। तो एक सर्वाधिक कौन सी विशेषता होनी चाहिए? अपने सब्जेक्ट के अंदर पूर्ण रूप से कैसे होने चाहिए? निपुण होने चाहिए आप, ठीक है। तो सर्वाधिक विशेषता होगी ये सही, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, ये थोड़ा डबल बार छप गया, गलत आ गया यहां पर, ठीक है। तो आपको सर उत्तर होगा कि वह अपने विषय में पूर्ण रूप से कैसा होना चाहिए? निपुण होना चाहिए, ठीक है ना। जस्ट अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न पहले भी आ रखा था, एक बार वापस आया है, ठीक है। हाँ सुनो,
ये आपके लेवल का प्रश्न। क्या भाई बीएसटीसी से परीक्षा देने जा रहे हैं हम, समय पास करना, क्या टाइम पास करने के लिए दे रहे हो क्या? अरे टाइम पास करने के लिए दे रहे हो क्या? नहीं, तो आपको सर ये तो हटा ही दो। अगला, नौकरी पाने का प्रयास करना। नौकरी पाने का तो प्रयास सभी करेंगे भाई साहब, 20 से 25 लाख सभी कर रहे हैं, जबकि यहां पर क्या कह रहे हैं? मुख्य। मैंने क्या बताया, एक तो होता है सिर्फ उद्देश्य, एक होता है मुख्य उद्देश्य। तो देखो प्रयास भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इसने उद्देश्य के आगे क्या लिख दिया? मुख्य। इसका मतलब सर्वाधिक वरीयता किसी एक उत्तर को दी जाएगी। सर्वाधिक उत्तर तो 2-3 सही होंगे, लेकिन मुख्य दे दिया तो इसका मतलब सर्वाधिक वरीयता किसी एक उत्तर को दी जाएगी। अब बात आ रही है सर तीसरा, प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करना और अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। क्या लगा उत्तर इसमें? अध्यापन कार्य के प्रति क्या होनी चाहिए? रुचि। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, आप बीएसटीसी क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप बीएसटीसी का एग्जाम दोगे, किस लिए दे रहे हो भाई साहब? कि सर आगे जाकर हमें बनना है शिक्षक। मैंने कहा शिक्षक होते हैं 2 प्रकार के, एक तो शिक्षक वो होगा जिसकी शिक्षण में क्या होनी चाहिए? रुचि। एक शिक्षक वो होगा जो सिर्फ किसको प्राप्त करने के लिए बन रहा है? धन को प्राप्त करने के लिए। तो आपको धन की प्राप्ति वाला शिक्षक नहीं बनना है। क्या सर हमारा तो उद्देश्य धन की प्राप्ति करना, प्राइवेट ट्यूशन आ जाएंगे बढ़िया, ठीक है? नहीं, आपका उद्देश्य आपका ये होना चाहिए, आपकी उसमें रुचि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रुचि। तो आपको सर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा हमारे। जस्ट अगला क्वेश्चन, छात्र के व्यावसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। हाँ भाई, व्यावसायिक चयन। अभी हमारे यहां पर व्यावसायिक चयन की बात करें तो ना तो मैं कपड़े की दुकान की बात करूंगा, ना मैं कोई सिनेमा हॉल की बात करूंगा, नहीं, क्योंकि अपने एक टॉपिक चलता है व्यावसायिक प्रतिबद्धता। कौन सा टॉपिक चलता है? व्यावसायिक प्रतिबद्धता। और उसमें व्यवसाय किसको माना गया? अपने शिक्षा को। किसका माना है? शिक्षा को। कि आप शिक्षक बनोगे तो शिक्षक बनने के बाद में शिक्षा के प्रति आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हो, कितने ईमानदार हो, वो उसको कहते हैं व्यावसायिक प्रतिबद्धता। तो शिक्षण भी एक, पढ़ाना शिक्षा भी एक व्यवसाय है। ध्यान रखना अच्छी तरह से दिमाग में, शिक्षा भी एक प्रकार का व्यवसाय है। और आप उसके प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ हो, प्रतिबद्ध हो। ठीक है, हाँ भाई। तो व्यावसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव। अब आपका व्यावसायिक चयन, जैसा आपने घर वालों को कह दिया भाई मुझे तो बीएसटीसी करनी, मुझे तो टीचर ही बनना है, बस कुछ भी हो जावे क्या मुझे तो टीचर ही बनना है, ये आपने चयन कर लिया, मुझे तो टीचर ही बनना है। इट मींस आपको तो शिक्षा विभाग में, बस शिक्षा डिपार्टमेंट में जाना है, शिक्षक ही बनना है, यही व्यवसाय करना है, और मुझे तो शिक्षक ही बनना है साहब। क्या सर मुझे तो शिक्षक ही बनना है और मेरा व्यवसाय होगा शिक्षण करवाना, मेरा व्यवसाय होगा शिक्षण। तो शिक्षण करवाना भी एक प्रकार का हो गया व्यवसाय, एक प्रकार का क्या हो गया? व्यवसाय। और आप अगर ईमानदारी से करवाते हो तो इसका मतलब आप इसके प्रति प्रतिबद्ध हो, तो आप कहोगे सर ये हो गया व्यवसाय। हाँ भाई, समाज में उनके पद का, आपको सर पद से कोई मतलब नहीं है व्यवसायिक चयन के अंदर, ठीक है? समाज में उनके पद का कोई रोल नहीं है। माता पिता की बात बता रहा हूं, क्योंकि देखो अगर किसी के पिताजी एमएलए है तो मुझे बताओ, किसी के पिताजी एमएलए तो क्या अपने बेटे को ऐसे कहेंगे बीएसटीसी कर ले? अरे कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। एमएलए है तो वो यही चाहेगा मेरा बेटा भी किसमें जावे? राजनीति में जावे। अरे मेरा बेटा भी किसमें जावे? राजनीति में जावे, ठीक है? जबकि हमारे यहां पर व्यावसायिक प्रतिबद्धता की बात चलती है शिक्षा की। तो आपको सर ये तो हटाओ उनके व्यवहार का। अब व्यवहार से क्या मतलब? किसी माता पिता का व्यवहार अगर गलत है तो मेरी बात सुनो, सभी माता पिता का व्यवहार एक जैसा होता है क्या? नहीं होता। किसी के माता पिता का व्यवहार खराब होता है तो वो ऐसा चाहेंगे कि मेरे बच्चे का भी व्यवहार हमारे जैसा हो, ऐसा चाहेंगे क्या? कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। आपको सर इसको भी हटाओ। उनकी आदतों का, माता पिता की आदतें, अब सब माता पिता की आदतें अच्छी होती है क्या? नहीं होती। तो क्या माता पिता ऐसा चाहेंगे हमारी जैसी आदतें वैसे वैसे बच्चों की भी हो जावे? आपको नहीं सर, माता पिता ऐसा भी नहीं चाहेंगे। चौथा, उनकी शिक्षा का। वेरी गुड। प्रत्येक माता पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा एजुकेटेड हो। चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहते। अनपढ़ से अनपढ़ भी माता पिता होंगे ना, चाहे नरेगा के अंदर नौकरी भी दिन रात करके लाएंगे बेचारे, चाहे 300 रुपए हाजिरी कमाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे वो, क्योंकि वो चाहते हैं मेरा बच्चा व्यवसाय करे शिक्षा का, मेरा बच्चा शिक्षक बने, मेरा बच्चा शिक्षण का कार्य करे, मेरे बच्चे की शिक्षण में रुचि होनी चाहिए। तो प्रत्येक माता पिता ये चाहता है कि उनका बच्चा शिक्षा डिपार्टमेंट में एजुकेशन में जावे, बच्चे को एजुकेशन प्राप्त हो। तो आप कहोगे सर शिक्षा का, ये सही हो जाएगा। जस्ट अगला क्वेश्चन भाई साहब, एक शिक्षक के रूप में। हाँ भाई, अब आप एक टीचर हो, ठीक है? थोड़ी देर के मान लो, खुश हो जाओ,
थोड़ी देर के लिए अपने मन ही मन में, ठीक है। दिवा स्वप्न होता है एक, पता है आपको, है कल्पना करना। हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उन इच्छाओं को कल्पना के माध्यम से क्षणिक भर समय में सोचकर आत्मा को संतुष्टि प्रदान करना, उसको क्या कहते हैं, दिवा स्वप्न। मैंने आपको बताया भी था, एक लड़के की शादी नहीं हो रही है, लड़का घर पर जाकर आराम से पलंग पर सो रहा है पैर पे पैर रख के, और लड़का सोच रहा है बैठे बैठे, आंख बंद कर दी, आराम से सोच रहा है मैं घोड़ी पर बैठा हूं, मेरी शादी हो रही है, आगे डीजे बैंड बाजे बज रहे हैं, मेरे दोस्त डांस कर रहे हैं, ये हो गया दिवा स्वप्न। तो कुछ देर के लिए मान लो आप एक शिक्षक बन गए, ठीक है, और आपके ऊपर डिपेंड है उत्तर क्या बताओगे कि भाई आप एक शिक्षक हो। तो आप एक शिक्षक हो, आपको शिक्षण कार्य का मतलब अब सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना, टीचिंग करवाना। आप एक शिक्षक हो, शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना। अब देखो आप शिक्षक हो तो विद्यालय के अंदर आपका कार्य पढ़ाना तो है, विद्यालय के अंदर आपका कार्य क्या है, पढ़ाना। लेकिन मुझे यह बताओ कि विद्यालय के अंदर पढ़ाने के अलावा दूसरी भी एक्टिविटी होती कि नहीं होती है? होती है। तो उसमें भी टीचर का रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कल को आप ऐसे कहते हो प्रिंसिपल को, सपोज करो क्रिकेट की या 15 अगस्त का प्रोग्राम है, ठीक है, अब 15 अगस्त के प्रोग्राम को तो पढ़ाई से शिक्षण से कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें भी टीचर का रोल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो 15 अगस्त का प्रोग्राम है, प्रिंसिपल ने किसी पीटी टीचर, किसी भी टीचर को कह दिया, चाहे पीटी नहीं था, टीचर को कह दिया कि भाई सर आप एक काम करो, आप बच्चों को थोड़ी परेड वगैरह करा के प्रैक्टिस करवा दो। तो वो कहेगा क्यों सर, मैं क्यों करूं, मेरी तो रुचि शिक्षण में, मैं तो शिक्षक बनाऊं, पढ़ाने के लिए बनाऊं, ठीक है। तो अब पर्सन आपको ये पूछ रहा है, ठीक है ना, तो अब सुनो इसका उत्तर आप कैसे बताओगे कि भाई एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना पसंद नहीं करेंगे, अपमान समझेंगे, पसंद करेंगे या उपयुक्त नहीं, उपयुक्त कोई नहीं। पहली बात अपमान समझेंगे, ये तो हटा दो, ये तो हटा दो। टीचिंग के अलावा अगर आपको विद्यालय में कोई दूसरा कार्य करना पड़े, कोई एक्टिविटी है, सपोज करो लड़कियां लड़कों की टूर्नामेंट ले जानी है कहीं पर और आपको साथ में जाना पड़ेगा, तो क्या मना कर सकते हो आप उसको? करोगे कि नहीं करोगे? काम करेंगे, क्योंकि ये भी आपकी शिक्षण के अलावा साथ में ड्यूटी है आपकी। क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा, शैक्षिक के साथ में सशैक्षिक गतिविधियां भी होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर अपमान समझेंगे, ये तो नहीं, पसंद नहीं करेंगे, आप कहोगे नहीं सर हमें तो पढ़ाने के अलावा दूसरी चीजें पसंद ही नहीं है, तो इसका मतलब आदर्श टीचर ही नहीं हो। इसका मतलब आप एक आदर्श टीचर ही नहीं हो, बच्चे आपसे क्या सीखेंगे फिर, ठीक है। तो आप कहोगे सर उत्तर लगाएंगे पसंद करेंगे, ठीक है। जस्ट अगला क्वेश्चन, बस लैंग्वेज समझते जाओ, ऐसे कैसे पर्सन सबके आ जाएंगे, ठीक है। तुम एग्जाम देकर जब बाहर आओगे ना, तुम मुस्कान के साथ बाहर आओगे, तुम कहोगे सर मजा आ गया पेपर देने में, ठीक है ना, याद करोगे उस दिन तुम, ठीक है ना। बस लैंग्वेज के फर्क है, बस और कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, छात्रों के विकास में सर्वाधिक, अब देखो यहां पर आया सर्वाधिक भूमिका, ध्यान से समझते जाना। एक तो आता है सिर्फ भूमिका और एक आता है सर्वाधिक। मैंने क्या बताया, सर्वाधिक जब शब्द आ जाता है ना, सर्वाधिक मुख्य, तब उत्तर होते 2-3 सही। कितने उत्तर सही होते हैं? 2-3 सही, लेकिन उसमें से एक को वरीयता देनी है आपको, ठीक है। अब आप किसको वरीयता देगा, सुनो। सर्वाधिक भूमिका विकास में किसकी होती है? तो एक तो कह रहा है क्रीड़ा स्थल की। तो मुझे बताओ बच्चा अगर खेल वगैरह करता है तो उसमें उससे भी बच्चे का विकास होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन यहां पर प्रश्न में क्या पूछा है? सर्वाधिक। इसका मतलब अभी तक आगे चलो, अभी तक और आगे चलो भाई, सर्वाधिक पूछा है। हाँ भाई, अच्छी पुस्तकों की, आप कहोगे सर ये भी ठीक है, अच्छी पुस्तकें बच्चा पढ़ेगा तो उसका भी विकास होगा। तीसरा, समर्पित शिक्षकों की, आप कहोगे सर वरीयता देंगे इसको। छात्रों के विकास के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, और थोड़ा सा दिमाग चल रहा हो तो मैंने कहा था विकास की बात करें तो एक तो होता है आधारभूत, क्या सर? एक तो होता है आधारभूत। बच्चे के आधारभूत विकास डिपेंड करता है उसके परिवार के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर करता है? परिवार के ऊपर। आपने यूनिट पढ़ी थी सामाजिक संवेदनशीलता, याद आ रही है? क्या समाज के अंदर, बच्चे के अंदर, समाज में, शॉर्टकट में रामायण ये थी कि बच्चे के समाज में बैठने का लक्षण है कि नहीं है, उसको कहते हैं सामाजिक संवेदनशीलता। तो भाई साहब नींव कहां से, शुरुआत कहां से होगी? परिवार से। क्योंकि बच्चा पैदा होते ही विद्यालय चला जाएगा क्या? नहीं। तो बच्चे के अंदर आधारभूत जो विकास होगा वो तो कहां से शुरू होगा? परिवार से। और बाद में बच्चे के जो भी सामाजिक गुणों का, बाद में जो भी सामाजिक गुणों का विकास होना है, क्या सर आधारभूत के बाद में, बच्चे के बाद में जो भी सामाजिक गुण, समाज के अंदर कैसे बैठना, कैसा क्या करना, ये सब बच्चे का विकास होगा कहां से होगा? विद्यालय से। वेरी गुड, शाबाश। हाँ भाई, अब बात आती सर तो बच्चे के विकास में सबसे ज्यादा रोल तो बच्चा भाई पहले तो परिवार में, ठीक है, तो परिवार तो ऑप्शन है नहीं। फिर ये कह रहा है कि बच्चा फिर जाएगा विद्यालय, तो विद्यालय जाएगा, टीचर पूर्ण रूप से समर्पित है बच्चे के विकास के लिए कि नहीं यार इस बच्चे का विकास होना चाहिए, ये बच्चा कुछ न कुछ बनना ही चाहिए,
टीचर समर्पित है, तो आपको सर उत्तर सही होगा समर्पित शिक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? देखो ध्यान रखना, कौन सा गुण? अब ये कह रहा है सबसे, क्या कह रहा है? सबसे। इसका मतलब इसमें भी एक दो उत्तर सही होंगे, आपको वरीयता देनी है भाई। पहला, समय की पाबंदी और गंभीरता। गंभीरता से क्या लेना? समय की पाबंदी और गंभीरता। सेकंड नंबर, विषय में निपुणता। आप हो सर ठीक है, विषय में निपुणता सही है थोड़ा बहुत। विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशील। और चौथा, विषय में निपुणता और सामाजिकता। अब ध्यान से सुनते जाओ, विषय में निपुणता तो होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही कहा था अच्छा टीचर वही होगा जो विषय में निपुणता होनी चाहिए। विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशील, ये भी थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन ज्यादा मैंने आपको ये बताया था क्योंकि आपने जब नेतृत्व के अंदर टीचर के गुण पढ़े थे ना, तो आपने गुण पढ़े थे टीचर ईमानदार होना चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए, क्योंकि टीचर भी समाज का हिस्सा है या नहीं है? टीचर समाज का हिस्सा है नहीं है? तो आप कहोगे सर एक अच्छा टीचर वो होगा जो विषय में तो होगा निपुण और उसके अंदर कैसी होनी चाहिए? सामाजिकता। अगर टीचर को समाज के गुण ही नहीं है, खुद को ही समाज के लक्षण ही नहीं है, तो क्या बच्चे को सामाजिक विकास कर सकता है? क्या वो नहीं कर सकता? अरे सिर्फ विषय का ज्ञान होना काफी है क्या? अब जैसे मैं हूं, मुझे मेरे सब्जेक्ट का अगर अच्छा नॉलेज है, मैं मेरे सब्जेक्ट में निपुण हूं, और मुझे समाज में बैठने का उठने का मुझे पास तरीका ही नहीं है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना वगैरह ये मुझे आते ही नहीं है, ठीक है, तो मैं बच्चों को सिखाऊंगा ही नहीं है, तो बच्चा सब किताबी कीड़ा बन रहा है, तो आपको सर ये कौन सा अच्छी बात है? तो दो चीज होनी चाहिए, एक तो निपुणता और एक टीचर के अंदर होनी चाहिए सामाजिकता। तो आपको सर उत्तर लगाएंगे चौथा से इसके अंदर हम जस्ट आगे क्या सर? अगला क्या क्वेश्चन हमारा? शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? पहली बात तो ये समझो, शिक्षक प्रशिक्षण, गलती मत करना, ये शब्द आएगा परीक्षा में। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का मतलब क्या होगा? ट्रेनिंग। आप बीएसटीसी की परीक्षा पास कर लोगे, बीएसटीसी की परीक्षा पास करते क्या टीचर बन जाओगे सीधे? नहीं, बीएसटीसी परीक्षा पास करते बाद में आपकी क्या होगी? ट्रेनिंग, अर्थात आपका क्या चलेगा? प्रशिक्षण। क्या चलेगा? प्रशिक्षण। तो ट्रेनिंग आपकी क्यों करवा रही गवर्नमेंट? आपकी जब बीएसटीसी की परीक्षा हो गई या परीक्षा में पास हो गए तो गवर्नमेंट आपकी ट्रेनिंग क्यों करवा रही है, उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, प्रश्नों का खेल है, बस शब्दों को समझो बस। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग होगी, गवर्नमेंट करवा रही है, तो आपको ट्रेनिंग करवाने का उद्देश्य क्या है उसका गवर्नमेंट का? तो बात आ रही सर, पहला कह रहा है छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना। आपको ट्रेनिंग गवर्नमेंट इसलिए करवाएगी कि आप छात्र कक्षा में जाकर ये पहचान सको खड़े खड़े, हाँ भाई ये बालक मंद बुद्धि है, ये बालक सर्जनशील है, ये बालक बाल अपराधी है, ये बालक विशिष्ट बालक है। क्या इसकी पहचान करने की ट्रेनिंग कर रहे हो आप? तो आप कहोगे नहीं सर, इसकी पहचान करने की नहीं। अगला, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना। थोड़ी देर इसमें रुक जाओ भाई, आगे चलते हैं। शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना। क्या इसलिए टीचर की कर रहे हो क्या आप कि टीचर की कमी है इसलिए जल्दबाजी में कराओ ट्रेनिंग और भरो, टीचरों को भरो, चाहे उसमें कौशल है ही नहीं। कौशल का मतलब होता है स्किल, कौशल का मतलब होता है स्किल, ठीक है, और कौशल का मतलब होता है गुण। टीचर के अंदर जितने भी कौशल होते हैं ना, प्रत्येक प्रकार के कौशल होना चाहिए, गुण होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। पढ़ाना एक प्रकार का कौशल है, बच्चों के साथ व्यवहार एक प्रकार का कौशल है, कोई बच्चा कक्षा में शरारत कर रहा है उसको अच्छी तरह समझो हुआ बिठा के, एक प्रकार का कौशल है, ये सब कौशल है। तो आप कहोगे सर उत्तर लगाओगे बी, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना। अगर आप में ट्रेनिंग इसीलिए करवा रहे हैं कि ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि आप ट्रेनिंग के अंदर विद्यालय पढ़ाने जाओगे तो पढ़ाते समय आपके कौशल विकसित होगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि विद्यालय के अंदर सभी तरह के बच्चे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। कोई बच्चा बोलेगा, पढ़ाते समय बोल भी रहा है, उसका पढ़ने के प्रति ध्यान भी नहीं रहेगा, तो आपको उस बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो कहने का मतलब सभी प्रकार के कौशल आपको विकसित आपको ट्रेनिंग के दौरान हो जाएंगे, फिर आपको देने पड़ेंगे एग्जाम और फिर आप बढ़ोगे टीचर, ठीक है। तो ट्रेनिंग के अंदर आपके कौशल विकसित होना, ध्यान रखना अच्छी तरह से, इसको क्वेश्चन को आ सकता है क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ होता है, आज्ञा भाई आपकी यूनिट, सामाजिक संवेदनशीलता। बोले तो समाज में बैठने के लक्षण, अपनी लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है, अपनी मारवाड़ी भाषा बोले तो समाज में बैठने के लक्षण, सामाजिक परिपक्वता, ठीक है। हाँ भाई, बालक का फल की भांति पकना, वारे वाह, बालक में सद्बुद्धि और विवेक का विकास,
बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना और बालक के प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। पहली बात तो ये भाई, थोड़ी सी हिंट दे लो। सामाजिक परिपक्वता आपने पढ़ा था, मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि समाज के अंदर आपके कार्य, आपके व्यवहार कैसा है। समाज के अंदर आपके कार्य, आपके व्यवहार कैसा है, इसको कहते हैं सामाजिक परिपक्वता। क्या आप समाज के अंदर बैठने लायक हो गए या अभी तक उसके मैच्योर नहीं हो आप, तो सामाजिक परिपक्वता ये होती है। सामाजिक परिपक्वता कैसे, सामाजिक परिपक्वता, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत से, एक बात बताऊं, जैसे कोई समाज की बैठक चल रही है और एक छोटा बच्चा है जो 10 या 12 साल का बच्चा है, वो वहां पर आगे सपोज करो, और वो कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, उसके पैर पे पैर देकर चला गया, पैर के पैर देकर चला गया, तो बुजुर्ग व्यक्ति के उसको चाटा मारेगा क्या? नहीं मारेगा, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति एक ही बात कहेगा, ये बच्चा अभी मैच्योर नहीं है, अर्थात ये बच्चा अभी सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं है। तो ये मैच्योरता आप में जिस दिन आ जाएगी ना, ये लक्षण जिस दिन आप में आ जाएंगे ना, समाज के अंदर बैठने के, कि समाज के अंदर कैसे कार्य करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे सामाजिक कार्यों को हमें करना चाहिए, उसको हम कहते हैं सामाजिक परिपक्वता। उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिपक्वता। तो बच्चे का फल की भांति पकना, आप कहोगे सर ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फल की भांति पकना क्या मतलब है? पकने का मतलब तो ये हो गया कि बच्चे का बड़ा होना, तो बड़े तो सब होंगे। अरे बच्चा क्या बच्चा ही रहेगा, क्या बड़ा नहीं होगा क्या? शेष अवस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगी, किशोर अवस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी, सब अवस्था आएगी, तो बच्चा तो बड़ा होगा। तो क्या जरूरी क्या सब बच्चे जैसे जैसे अवस्था से गुजरते सब में सामाजिक गुण आते हैं? जरूरी है क्या? नहीं है। बहुत से ऐसे आप देखना सड़क के ऊपर आपको, जिनमें सामाजिकता ही नहीं, बिल्कुल सामाजिक गुण ही नहीं उनके अंदर, व्यक्तियों के अंदर। तो आपको सर पहला तो है नहीं। दूसरा, बालक में सद्बुद्धि और विवेक का विकास करना, आपको सर इसको भी छोड़ो। तीसरा, बालक में सामाजिक कुशलताओं का वेरी गुड विकास होना, क्योंकि हमारे टॉपिक की यूनिट की इसकी हेडिंग ही मतलब ही यही था कि बच्चे के अंदर समाज के अंदर बैठने का लक्षण आ जाना। तो ये क्या कह रहा है? बालक में सामाजिक कुशलता का क्या हो जाना? विकास, के समाज में कैसे बैठना है, ठीक है, कैसे कार्य करना है, कैसे व्यवहार करना है। अगर आप में ये लक्षण आ गए, गुण आ गए, इसका मतलब आप सामाजिक रूप से क्या हो गए? परिपक्व हो गए। तो आपको सर उत्तर कौन सा लगाएंगे? तीसरा। जस्ट अगला क्वेश्चन भाई, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ग्रामीण परिवेश में आज भी भांति होती है, चलो अब तो हट गई है। पहले होता था लड़कियों को पर्दे नहीं दिया जाता था। पहले ऐसे चलता था कि लड़कियों को पर्दे, पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को पर्दे बाहर नहीं बेचते थे, आपको ही पता होगा, ठीक है, क्योंकि खुला कहते थे लड़कियां पढ़कर क्या करेगी, लड़कियों को तो घर का काम करना है। ये एक लोगों ने थ्योरी बना रखी थी। और आज के टाइम में आप देखते हो जितने भी रिजल्ट आते हैं सब में लड़कियां सबसे आगे निकल रही। यूपीएससी देख लो, आरएस देख लो, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, रीट देख लो, आपके सब लड़कियां सब में आगे निकल रही है, ठीक है। तो ये पहले की जो कुर्तियां थी ना कुछ समाज के अंदर, कि लड़कियों को क्यों पढ़ने भेजे, लड़कियां पढ़कर क्या करेगी, लड़कियां तो घर का काम करेगी, ये कुर्तियां अब समाप्त हो गई है। ये पहले प्रथा चलती थी, अब लड़कियां लड़कों से भी आगे पढ़ाई के अंदर, ठीक है। अब बात आ रही सर ये प्रश्न क्या है, इसको देखो आप। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है विद्यालय, माता पिता और परिवार, समुदाय, जन संचरण माध्यम। हाँ भाई साहब, अब ये कह रहा है आधारभूत अभिकरण। थोड़ा सा दिमाग चला लेना अच्छी तरह से, बाकी गलती करके आ जाओगे। मैंने आपको अभी भी बताया था, दो प्रकार की चीज बताई। एक तो बताई थी मैंने आधारभूत, बच्चे का आधारभूत मैंने कहा परिवार होता है, क्योंकि एक बच्चे का विद्यालय, प्रथम विद्यालय, कि सर एक बच्चे का प्रथम विद्यालय उसके परिवार को माना जाता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। और एक बच्चे की, कि सर एक छात्र जो होता है, एक बालक जो होता है, एक बालक की गुरु जो होती है ना, कि सर बालक की गुरु कौन होती है, तो एक बालक की गुरु उसकी माताजी होती है। बालक की गुरु कौन होती है? उसकी माताजी होती है। तो आधारभूत विकास पूछ रहा है भैया आपको, कि आधारभूत, क्योंकि हमें पता है सिर्फ सामाजिक पूछता और आधारभूत नहीं देता, तो सामाजिक तो हमें पता है किस पर निर्भर करता है भाई साहब, सामाजिक किस पर निर्भर करता है भाई साहब? विद्यालय पर ये इसने साथ में क्या दे दिया? आधारभूत। आधारभूत देते क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई, बस वहां गलती मत करना। अब इसने आधारभूत पूछ लिया, तो आधारभूत का मतलब बालक का कहां से होगा? माता पिता और परिवार से। कि सर माता पिता और परिवार से। जस्ट अगला क्वेश्चन,
ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को हमेशा होना चाहिए। ठीक है भाई, ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? देखो अच्छी तरह समझना, हमेशा होना चाहिए। ये कह रहा है पहला प्रियाशील। प्रियशील क्या, प्रियता से क्या मतलब है? प्रियशील तो कोई यही नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, पुस्तक संग्रह करता, कहने मतलब वो टीचर अच्छा है जो बहुत सारी किताबें इकट्ठी करे। जहां भी मार्केट झाड़ोरी गेट गया, क्या भाई साहब कोई किताब नहीं आई है क्या? आइए भाई साहब 4-5 दे दो ना। दूसरे दिन और करूंगा यार, क्या भाई साहब किताबें नहीं आई है? हाँ साहब आइए, 5-7 और दे दो ना। तो क्या वो टीचर अच्छा होता है क्या? अरे वो टीचर अच्छा होता है क्या? नहीं होता। तो आप कहोगे सर उत्तर लगाएंगे सजग। उत्तर क्या लगाएंगे? सजग। क्योंकि एक टीचर पूर्ण रूप से सजग, सहज करता, सरल स्वभाव का वो टीचर होना चाहिए। ठीक है, और पूर्ण रूप से टीचर होना चाहिए सतर्क अपने विषय के प्रति, और पढ़ाते समय टीचर होना चाहिए सतर्क, और टीचर होना चाहिए पूर्ण रूप से सजग। ठीक है, तो आपको सर ये हो जाएगा सजग। हाँ भाई, अगला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पर्सन। ये ध्यान से सुनना भाई, ये थोड़ा नया चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये क्या है? तुम गलती करके आ जाओगे, तुम ये समझोगे कि सर कोई ब्लैक बोर्ड है उसको ऑपरेशन करना है। ठीक है ना, ऐसा दिमाग मत लगाना। अलग अलग नाम होते हैं। तो एक ऑपरेशन चलाया गवर्नमेंट ने, ब्लैक बोर्ड। क्या नाम चलाया? ब्लैक बोर्ड। इसका क्या मतलब है? ये ऑपरेशन किस लिए चला है ब्लैक बोर्ड? तो ब्लैक बोर्ड से क्या तात्पर्य? पहला, प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, या अध्यापक के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग। आपको सर यही हटाओ, यही हटाओ। आप देखो बच्चे, यहां पर बच्चे क्या करेंगे? ब्लैक बोर्ड, सबसे बच्चे यहां पर टिक लगाएंगे, मुझे पता है। पर गवर्नमेंट ने नाम दिया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका मतलब उत्तर कुछ अलग ही आएगा। अब इसका उत्तर क्या वो सुनो। प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना। प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में क्या करना? सुधार करना। इसको कहते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और प्राथमिक स्कूल कहां से कहां तक चलती है भाई? प्राथमिक स्कूल कहां से कहां तक चलती है भाई? 1 से 5वीं तक। सर 1 से 5वीं तक की जो कक्षा होती है ना, उसको हम कहते हैं प्राथमिक। उसको हम कहते हैं प्राथमिक। तो उन विद्यालय के अंदर सुधार करना, सुविधाओं में सुधार करना, इसको कहते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो गलती मत करना, ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, लड़कियों की शिक्षा का। वेरी गुड भाई, ये आ गया। प्राचीन कुर्तियां जो चलती थी लड़कियों के प्रति, क्या लड़कियों को पढ़ने क्यों भेजे है? लड़कियों की शिक्षा का विरोध ग्रामीण लोगों द्वारा। और ये आपको पता है ग्रामीण में ज्यादा होता था, अब तो चलो नहीं होता है इतना। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ गांवों में तो होता है, जो आज भी पिछड़े गांव है कुछ, वहां पर होता है, तो लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते। ठीक है, बाकी लड़कियों की शिक्षा का विरोध ग्रामीण लोगों के द्वारा ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वे शिक्षा प्राप्त करके विद्रोही हो जाती है। ऐसी सोच है क्या कि वो शिक्षा प्राप्त करके घर वालों के प्रति विद्रोही बन जाएगी? क्या ऐसी सोच होती है इसलिए नहीं पढ़ने भेजेंगे क्या? आप सर ये तो नहीं होगा। अगला, शिक्षा के द्वारा वह अति उत्साहित हो जाती है। और अगला, वे सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देती है। अगला, वे घर की दिनचर्या में रुचि नहीं दिखाती है। कि सर अब उत्तर क्या बताओ इसका? शिक्षा के द्वारा वह अति उत्साहित हो जाती है, वे सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देती है, वे घर की दिनचर्या में रुचि नहीं दिखाती। ये भी हटा दो। क्या जो लड़कियां टीचर है गवर्नमेंट, तो मुझे बताओ क्या वो घर के कर्तव्य निभाती नहीं क्या? जो लेडीज, जो भी लड़कियां गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, मैरिज भी हो रखी है, बच्चे वगैरह सब है, ससुर वगैरह सब है घर के अंदर, उनका खाना बनाना, घर का कामकाज करना सब करते कि नहीं करते? करते। तो आपको सब घर के प्रति रुचि तो होती है। ठीक है, ये तो हटा दो। सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देना और शिक्षा के द्वारा वह अति उत्साहित हो जाती है। अब बात है इसके द्वारा क्या करे? कौन सा उत्तर माने तुम्हारे हिसाब से? कौन सा माने बोलो? कौन सा माने? वेरी गुड, शिक्षा के द्वारा अति उत्साहित। इसका मतलब कि ग्राम वाले ये सोच रहे हैं कि अगर उसको शिक्षा दे दी तो फिर वो खुद को तो कलेक्टर समझने लग जाएगी। अरे क्या समझने लग जाएगी? कलेक्टर। ठीक है, तो उत्तर होगा वे सामाजिक मुद्दों पर क्या दे सकती है? अपनी राय दे सकती है। ठीक है, अगला, हाँ भाई, ठीक है, अच्छी तरह से एक बार कर लेना इसको रिवाइज। ठीक है ना, बाकी वाला क्वेश्चन कल देखेंगे। ठीक है ना, इसका रिवाइज कर लेना, कल देखेंगे बाकी वाले।